ये दिख रहा है स्क्रीन सबको? डीएफडी मेकिंग रूल्स, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे। यहाँ पर देखो ये है ना जो आपने आशुतोष पूछा ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनपुट हुआ एक प्रोसेस। अब इस प्रोसेस का, प्रोसेस नंबर 1 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस नंबर 2 का इनपुट हो गया। जो प्रोसेस नंबर 2 का इनपुट है वो प्रोसेस नंबर 3 का इनपुट हो गया। इसका आउटपुट, इसका इनपुट। अब इसका आउटपुट फाइनली यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है रिपोर्ट में। तो हम आउटपुट बॉक्स तब तक यूज नहीं करते हैं जब तक हमारा प्रोसेस फाइनल ना हो जाए। अब इसके बाद हम प्रोसेस नहीं लगाएंगे, इस आउटपुट के बाद हम प्रोसेस नहीं लगाएंगे। ठीक है? अगर लगाना भी है तो हमें यहाँ से इनपुट फिर से देना पड़ेगा। ये हम लोगों ने एक स्टूडेंट एडमिशन, यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम का एक डेटा फ्लो डायग्राम भी बनाया था। ठीक है? ये एक हम लोगों ने डायग्राम बनाया था। एक हम लोगों ने ये यूनिवर्सिटी का जीरो लेवल डायग्राम बनाया था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है? तो डेटा फ्लो डायग्राम में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, हो गया। अब इसमें एक डेटा फ्लो डायग्राम, अगर एक प्रोसेस है, प्रोसेस एक ही है, एक से ज़्यादा इनपुट बॉक्स है, ये इनपुट बॉक्स लगाना है हमें, ये वाला स्क्वायर वाला, एक से ज़्यादा इनपुट बॉक्स है लेकिन प्रोसेस एक ही है। ठीक है? और एक हमारा डेटाबेस बॉक्स है, डीबी। इतना अगर है तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और ये प्रोसेस है। सिंगल प्रोसेस के साथ अगर ऐसा आपके सामने फिगर है, इसमें एक प्रोसेस है, सिंगल प्रोसेस, तो ये हमारा कहलाता है जीरो लेवल डीएफडी। अब इसके बाद जब डीएफडी को हम और एक्सपैंड करते हैं, तो जैसे ही एक्सपैंड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें नंबर ऑफ जो सर्कल्स हैं वो हमारे बढ़ जाएंगे। वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है? वो 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक डेटा फ्लो डायग्राम बनाया। जैसे ये देखिए, यहाँ पर हमने आपको बना के दिखाया, ये हमारा इनपुट है, ये प्रोसेस, और ये आउटपुट, और ये आउटपुट। अब ये जो डायग्राम है इसमें प्रोसेस एक नहीं है, सर्कल एक नहीं, एक से ज्यादा है। तो ये हमारा इ, इस डीएफडी को ये हमने एक्सपेंड कर दिया इधर। तो ये वाली डीएफडी हमारी कहलाएगी फर्स्ट लेवल डीएफडी। मतलब एक लेवल अप हो गया ना, 1 लेवल का मतलब अप हो गया। जैसे सीढ़ी होती है ना, लैडर, ये 0 होता है, फिर ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, मतलब एक एक करके हम क्या होते जा रहे हैं, अप होते जा रहे हैं। तो उसी तरीके से जो जीरो लेवल डीएफडी है, इसमें एक ही प्रोसेस होगा। इसको पहचानने का तरीका है कि उसमें एक प्रोसेस होगा। इनपुट आउटपुट बॉक्स एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोसेस एक ही होगा। जब हम एक्सपैंड कर देंगे, हमने इसी को एक्सपैंड करा, इस डीएफडी को एक्सपैंड करा है, यानी ये जो आपके सामने में ये वाली जो डीएफडी है पूरी, इस डीएफडी को हमने क्या करा है, हमने एक्सपैंड कर दिया इधर। तो जब इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो 1 लेवल, अब इस वाले को, अगर ये जो 1 लेवल वाली है,
इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो अब जो भी बनेगा, जो भी डीएफडी बनेगी, ठीक है, ये ऐसे ही एक हम जल्दी जल्दी में आपको बना, आप समझ जाएंगे। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये सब प्रोसेस है। अब ये वाली जो डीएफडी बनी ये सेकंड लेवल हो गई, इसी की बनी ना, इसको एक्सपैंड कर दिया। यानी कि यहाँ पर आप समझ लीजिए कि क्या समझना है आपको, कि जीरो लेवल को जब हम एक्सपैंड करेंगे, जीरो लेवल को हमने एक्सपैंड करा, तो जैसे ही एक्सपैंड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, लेवल वन, यानी कि फर्स्ट लेवल डीएफडी। और फिर फर्स्ट लेवल डीएफडी को हम एक्सपैंड कर दें तो ये बन जाएगा हमारा सेकेंड लेवल डीएफडी। और फिर अब हमने सेकेंड लेवल को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो बन जाएगा थर्ड लेवल। इस तरीके से आप एन लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन जनरली हम जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल तक डेवलप करते हैं, या थर्ड बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो थर्ड लेवल। बाकी फोर फिफ्थ सिक्स आप कितने भी लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं लेवल्स, तो 0 1 2 3 4 एन लेवल तक आप ले जा सकते हैं। हर लेवल में आपका ओवरव्यू इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जीरो लेवल पर हमें, जीरो लेवल पे हमें कंप्लीट वर्किंग दिखाई पड़ेगी। कंप्लीट वर्किंग, कंप्लीट वर्किंग का मतलब क्या है, ओवरव्यू ऑफ कंप्लीट वर्किंग, मतलब जैसे हमने कहा कि एक कोई भी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, एग्जाम्पल में जैसे हम लोग ने बनाया हुआ है उसी को देख लेते हैं। ये ये बनाया हुआ है ना, इसको देख लेते हैं, इसी को हम लोग यहाँ ले आते हैं। ये हम यहाँ पर ले आए। अब ये हमारा जीरो लेवल डीएफडी आपके सामने दिख रहा है। क्या हो रहा है यहाँ, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कंप्लीट ओवरव्यू दिख रहा है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब हो गया कि इसमें एडमिशन भी हो रहा है, फीस भी जमा हो रही है, एग्जाम का भी हो रहा है, स्टाफ भी अपना देख रहा है और एडमिन भी देख रहा है, सारे ही काम इसमें हो रहे हैं। लेकिन अब इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे, इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो कैसा एक्सपैंड करेंगे, इसको हम एक्सपैंड ऐसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक्सपेंशन जब इसका होगा यूनिवर्सिटी वाले का, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे ठीक है, मान लीजिए कि इसका जो एक्सपेंशन है वो कुछ ऐसा हो रहा है। अब समझिएगा इस चीज को, ये हमने लिखा है यहाँ पर, स्टूडेंट ने जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर किस चीज की है, फीस की। तो अब यहाँ पर क्या होगा, फी डिटेल। अब इसके बाद फी डिटेल के बाद भाई किसकी फीस चेक होगी, स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट की जो फीस चेक होगी तो स्टूडेंट डिटेल भी चेक होगी। तो हमने कहा भाई स्टूडेंट डिटेल चेक, स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट चेक होगा यहाँ पर। फिर इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा है वो फीस जमा करेगा, तो पहले अब स्टूडेंट चेक करा। अब स्टूडेंट जब चेक हुआ तो चेक करने के बाद जो यहाँ पर जा रहा है, एक जा रहा है वैलिड स्टूडेंट
और एक इंफॉर्मेशन है नॉट वैलिड, मतलब स्टूडेंट वैलिड है या नहीं है, ये भी तो चेक होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ रिपोर्ट जनरेट कर दी। अगर नॉट वैलिड है तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर दो, क्या, डिनाइड, ट्रांजैक्शन डिनाइड या जो भी है व्हाटएवर। लेकिन अगर वैलिड है तो क्या करो, वैलिड है तो कैलकुलेट फीस। थोड़ा छोटा इसको लिख देंगे तो एक में ही समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट फीस। अब फीस कैलकुलेशन में भी बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं, तो वो आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अदरवाइज अगर आप फी कैलकुलेट करके आउटपुट ही देना चाहते हैं तो एक आउटपुट बॉक्स लगा करके यहाँ से हमने आउटपुट लगा दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया फी डिटेल। हर एरो पे आप लिख देंगे यहाँ पर फीस डिटेल जा रही है, तो फीस डिटेल से स्टूडेंट जब चेक होगा तो यहाँ पर फीस डिटेल जो जाएगी वो किसी स्टूडेंट की ही जाएगी। तो फी डिटेल चेक करना है तो यहाँ से निकलेगा स्टूडेंट डिटेल, क्योंकि प्रोसेस स्टूडेंट चेक करने की हो रही है तो स्टूडेंट डिटेल चली जाएगी। वो अपना इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर कुछ देगा तो फी, यहाँ स्टूडेंट डिटेल चली गई, यहाँ स्टूडेंट चेक होगा, वैलिड है तो कैलकुलेट कर दो और फी जनरेट कर दो। यहाँ पे आप लिख दीजिए स्लिप। अब ये भी कर सकते हैं, फी का पेमेंट मेथड भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ फी है, तो ये वन लेवल हो गया। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये क्या हमें वन लेवल दिख रहा है? यहाँ पे फीस का मैनेजमेंट दिख रहा है? नहीं। यहाँ एडमिशन का प्रोसेस दिख रहा है? नहीं। यहाँ एग्जाम का प्रोसेस दिख रहा है? नहीं। यहाँ सारे लग रहा है कि सारे प्रोसेस हैं यहाँ पर, ऑल। तो जीरो लेवल डीएफडी ये कंप्लीट ओवरव्यू देता है, जबकि वन लेवल किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को ही एक्सपैंड कर दिया जाता है। इसी तरीके से हम एग्जाम वाला बना ले तो वो सेकंड लेवल हो जाएगा, हम मार्कशीट वाला बना ले तो वो थर्ड लेवल हो जाएगा। इस तरह से बनता चला जाता है। क्लियर है ये? अब ये समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो जीरो लेवल, वन लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड, फोर्थ, समझ में आ गया? फिर लेवल्स का क्या मतलब है? नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? तो नो सर क्लियर क्या होता है? नो सर क्लियर इसका मतलब क्या समझे? नहीं सर क्लियर है, ये यस और नो सिर्फ लिखा करो ना। हाँ ऐसे लिखा और यस, बस। क्लियर है, यस। नो लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे नहीं। चलो सबको क्लियर है, वेरी गुड। ये हो गया डेटा फ्लो डायग्राम। अब आप लिखिए, हेडिंग डालिए डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल। इस टेबल में चार पार्ट होते हैं, बना लीजिए आप लोग भी ऐसा। बनाएंगे भी, आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ये इसको हम कहते हैं स्टब। क्या बोलते हैं? ये स्टब होता है। इसको कहते हैं स्टब, मतलब होता है एक पोर्शन। यहाँ लिखो कंडीशन स्टब। यहाँ लिखो कंडीशन एंट्री। अच्छा देखो, डेटा फ्लो डायग्राम में जो डेटा फ्लो जैसे ये बना है, अब ये प्रोग्रामिंग टीम को देंगे तो प्रोग्रामिंग टीम ये समझ जाएगी कि हमको एक स्टूडेंट से इनपुट लेना है, स्टूडेंट की डिटेल का इनपुट लेना है, और वो हमें सॉफ्टवेयर में जाएगा, प्रोसेस होगा, और उससे स्टूडेंट की रिपोर्ट निकलेगी, सैलरी की रिपोर्ट निकलेगी, ये सारी चीजें होंगी। तो ये जो जो हम डेटा फ्लो डायग्राम या डिसीजन टेबल पढ़ रहे हैं, ये क्या क्यों पढ़ रहे हैं? कि प्रोग्रामिंग टीम को आइडिया दिया जा सके कि भाई सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा या सॉफ्टवेयर में क्या क्या काम होने हैं। तो कंडीशन स्टब, कंडीशन एंट्री, यहाँ पे लिखिए
एक्शन स्टब, और यहाँ लिखे एक्शन एंट्री। ठीक। अब जो ये डिसीजन टेबल है, इसको हम थोड़ा सा उठा करके यहाँ रख लेते हैं। ये decision table is a tool by which developing team can easily understood the conditional working। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डिसीजन टेबल है ये एक टूल है। कैसा? बाय विच, जिसके जरिए जो डेवलपिंग टीम है ये बहुत आसानी के साथ समझ जाती है क्या कंडीशनल वर्किंग कैसी होती है। अब कंडीशनल वर्किंग का क्या मतलब है? कंडीशनल वर्किंग का मतलब है कि किसी कोई कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है। जैसे कंडीशन ये हो सकती है, देखो मार्केट ओपन है तो फलानी चीज ले आओ, मार्केट बंद है तो रहने दो। यानी कि कोई कंडीशन है, मान लीजिए कंडीशन वन है, तो या तो कंडीशन वन ट्रू होगी या तो कंडीशन वन फॉल्स होगी, है ना। अगर ट्रू है तो ये काम करो, और अगर फॉल्स है देन ये काम करो। डू ए और डू बी, मतलब कोई काम है, देखो लाइट खुली है तो फलानी चीज ले आओ, लाइट बंद है तो रहने दो। जाओ देखो लाइट खुली है तो बंद कर दो, और बंद है तो खुली कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि कंडीशन आपके पास, जो कंडीशन है एडमिट कार्ड है तो आपको एंट्री मिलेगी, एडमिट कार्ड नहीं है तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये भी हो सकता है कि हमने कहा भाई चेक करो एडमिट कार्ड, एक कंडीशन हो गई कि एडमिट कार्ड है, और दूसरी कंडीशन हो गई कोई आईडी, जैसे डीएल है या पैन कार्ड है। ठीक है, पैन कार्ड, पैन। तो ये कंडीशन वन है, ये कंडीशन टू है। तो अब अगर एडमिट कार्ड नहीं है और डीएल भी नहीं है तो क्या करना है? और अगर एडमिट कार्ड है और डीएल नहीं है, और अगर एडमिट कार्ड नहीं है लेकिन डीएल है, और अगर एडमिट कार्ड भी है और डीएल भी है, ये कंडीशंस हो सकती है कि नहीं? तो इस कंडीशन पे जब दोनों नहीं है तो क्या करना है? जब दोनों में से एक हो तो क्या करना है? यहाँ यस और नो भी लिख सकते हैं या दोनों सही है। यहाँ आप कंडीशन डिसीजन टेबल में आप वाई का भी यूज कर सकते हैं, नो का भी, एन का भी यूज कर सकते हैं, यस का भी यूज कर सकते हैं या नो का भी यूज कर सकते हैं, टी का भी यूज कर सकते हैं, एफ का भी यूज कर सकते हैं, ट्रू का भी यूज कर सकते हैं, फॉल्स का भी यूज कर सकते हैं, जीरो का भी यूज कर सकते हैं और वन का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा था। अब ये चीज समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में आई। अब एक डिसीजन टेबल बनाते हैं, फिर समझते हैं कि ये क्या है। मतलब काम ऐसे ही करेगा ये, कंडीशंस को इस तरह की, जब कंडीशंस प्रोग्रामिंग टीम को या डेवलपिंग टीम को सॉल्व करनी होती है तो वो डिसीजन टेबल बना लेती है, और उस टेबल के हिसाब से फिर कोडिंग हो जाएगी। बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं?
समझ में आ गया? आ गया। तो हम आगे बताएं। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लिया जाए, ठीक है? एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये याद रखना, कंडीशन स्टब, कंडीशन इस एंट्री, इसको याद रख लेना। यहाँ कंडीशन स्टब होगा, ये कंडीशन एंट्री होगी, ये एक्शन स्टब होगा और ये एक्शन एंट्री होगी, ठीक है? अब एक बनाते हैं, बना करके समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है। एक बना लेते हैं यहाँ पर, एक हमने यहाँ पर बनाया ऐसे। अब कुछ कंडीशंस कोई भी ले लेते हैं, कंडीशन 1 2 3 एनीथिंग। मान लेते हैं यहाँ पर हमने कंडीशन 1 ले ली। जैसे हमने कह दिया कि चेक करो कि एडमिशन है और फी डिपॉजिट है या नहीं है। चेक, फी डिपॉजिट है कि नहीं है और एडमिशन है या नहीं है। ये कंडीशन स्टब में दो कंडीशन, तो कंडीशन स्टब शोज द नंबर ऑफ कंडीशंस, तो 2 कंडीशंस है। अब यहां पर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो सकती हैं या एडमिशन हो सकता है, एडमिशन हुआ है लेकिन फीस जमा नहीं हुई है। एडमिशन नहीं हुआ है लेकिन फीस जमा कर दी है। एडमिशन भी नहीं हुआ है और फीस भी नहीं जमा है। ये कंडीशन हो गई, ठीक। अब एक्शन देखो क्या परफॉर्म करना है। अब एक्शन में भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्शन कितने भी हो सकते हैं, कंडीशन भी कितनी भी हो सकती है। नंबर 1, इशू एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड दे दो। एक है कि एक एक्शन परफॉर्म करना है एडमिट कार्ड देने का, एक है स्लिप देने का, कि स्लिप प्रिंट करके दे दो, स्लिप प्रिंट कर दो। एक है कि भाई इनवैलिड डिमांड है या इनवैलिड स्टूडेंट है, ठीक है? अब ये तीन एक्शन है। एक्शन आप कितने भी लिख सकते हैं, आप 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ एक्शन आप लिख सकते हैं। अब देखिए, जब दोनों ट्रू हो यानी कि एडमिशन भी है और फीस भी डिपॉजिट है, तो हमने यहाँ पर टिक बना दिया कि उसको एडमिट कार्ड भी दे दो और स्लिप भी दे दो। एडमिशन है लेकिन फीस डिपॉजिट नहीं है, तो आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं? आप उसको कहेंगे कि भाई इसको हम एडमिट कार्ड नहीं देंगे, एडमिशन है उसका, हम एडमिट कार्ड नहीं देना चाहते हैं और उसको हम स्लिप भी नहीं देंगे, हम कुछ नहीं देंगे। आपने कहा कि उसका एडमिशन नहीं है और उसकी फीस डिपॉजिट है, तो आपने कहा हम जो है एडमिट कार्ड नहीं देना चाहते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर एडमिट कार्ड ना जनरेट करे और स्लिप को दे दे। और अगर वो दोनों नहीं है, तब हमने कहा कि उसको इनवैलिड कर दो। यानी जब दोनों फॉल्स है तो आपका सॉफ्टवेयर ना एडमिट कार्ड इशू करे ना स्लिप जनरेट करे, सिर्फ क्या करे, ये डिस्प्ले कर दे कि इनवैलिड एंट्री है, ठीक है? और दोनों जब ट्रू है तो जाहिर सी बात है कि एडमिशन भी है फीस भी डिपॉजिट है, तो इनवैलिड तो वो ना शो करे। और अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तब भी इनवैलिड नहीं है, तो इनवैलिड इसमें भी एक एक ट्रू एक फॉल्स है, तो इनवैलिड ये भी नहीं है। तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है ये एक्शन एंट्री से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका एक्शन
स्टब है, ये क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ कंडीशन। ठीक है। और जो एक्शन एंट्री है, ये वाला जो पोर्शन है टेबल का, ये क्या शो कर रहा है? चेक कर रहा है क्या ट्रू है या फॉल्स है, यस है या नो है। और एक्शन स्टब, एक्शन स्टब ये क्या शो कर रहा है? लिस्ट ऑफ एक्शन विच विल परफॉर्म, जो परफॉर्म होने हैं उनको एक्शन स्टेप शो कर रहा है। एक्शन एंट्री ये क्या शो कर रहा है? मेन एक्शन एंट्री है कि बेसिस ऑन एक्शन एंट्री, बेसिस ऑन एक्शन एंट्री एक्शन स्टब विल एक्टिवेटेड। भाई कौन सा कंडीशन, कौन सी, जो कौन सा एक्शन लिया जाना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 एक्शन परफॉर्म करना है, ये डिपेंड किस पे करेगा? एक्शन एंट्री पर। और एक्शन स्टेप क्या शो कर रहा है? लिस्ट शो कर रहा है कि इतने एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं, 1 से लेकर के 6 तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 2 तक, 4 एक्शन, 5 एक्शन, 10 एक्शन, 20 एक्शन। और कौन कौन से एक्शन किस किस कंडीशन पे परफॉर्म होने हैं वो हमें एक्शन एंट्री बता देता है। और कितनी कंडीशंस हो सकती हैं वो कौन बताता है? हमें कंडीशन, वो सॉरी, एक्शन स्टब। ठीक है, ये यहाँ पे TRY होगा। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, समझ गए? एनी कंफ्यूजन? क्लियर है ये? ठीक है। अब इसमें एक चीज और भी समझ लो, जो हमारी कंडीशन, वो सॉरी, डिसीजन टेबल होती है, उस डिसीजन टेबल में जैसे मान लो कि ये टेबल है, ये मान लो कि टेबल बना दी। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पे आप काम कर रहे हैं, तो डिसीजन टेबल भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं n नंबर ऑफ डिसीजन टेबल में बी क्रिएटेड। n नंबर ऑफ डिसीजन टेबल में बी क्रिएटेड, मतलब एक से ज्यादा डिसीजन टेबल क्रिएट किए जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे मान ली 10 डिसीजन टेबल है, तो डिसीजन टेबल को देख के समझ में आ जाए कि ये डिसीजन टेबल किस पर्पस के लिए है, इसके लिए डिसीजन टेबल को लेबल्ड होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिसीजन टेबल मस्ट बी लेबल्ड। लेबल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप अपने लिए 5 कॉपी लाए ब्लैंक, एक सी की है, एक CSS है, एक आप फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, एक में आप C++ पढ़ रहे हैं, एक में आप HTML पढ़ रहे हैं। ठीक है,
5 कॉपी है, 1 2 3 4 5, 5 कॉपी आपने बना ली अलग अलग। अब पांचों कॉपी एक ही जैसी हैं, दिखने में बाहर से कुछ लिखा नहीं है। अब हम आपसे कहें कि CSS की कॉपी उठाओ, तो आपको पांचों कॉपी चेक करनी पड़ेगी ना। हमने कहा C++ की कॉपी दिखाओ, तो आपको पांचों कॉपी चेक करनी पड़ेगी। तो इसके लिए तरीका क्या है कि आप अपनी कॉपी को लेबल्ड कर दीजिए। लेबल्ड का मतलब होता है आप नेम स्लिप लगा दीजिए कि कॉपी का कौन सा कॉपी का सब्जेक्ट है, ठीक है, क्या कोर्स है, क्या सब्जेक्ट है, ऐसे करके। इसी तरीके से डिसीजन टेबल मस्ट बी लेबल्ड। तो लेबल्ड में यहां पर क्या होगा कि एक तो यहां पर लिख दिया जाए कि भाई ये जो टेबल है, इस डिसीजन टेबल का क्या नाम है, इसको किसने क्रिएट करा है, क्रिएटेड बाय, भाई कोई पर्सन ही क्रिएट करेगा ना, तो यहाँ पर उस पर्सन का नाम होगा, पर्सन नेम। जैसे डिसीजन टेबल मान लो कि बना है, डिसीजन टेबल का नाम यहाँ पर हम दे देते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर है प्रिंट रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट प्रिंट करेगी, तो डिसीजन टेबल का नाम समझ में आ गया, देख के समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये जो टेबल है, इसमें जो एक्शन और ये सब सारी चीजें, कंडीशन कंडीशन है, इससे कोई रिपोर्ट प्रिंट होगी, ठीक है। और आप इसमें लिख सकते हैं जो भी डिटेल है, आप इसमें डेट भी लिख सकते हैं, डेट ऑफ क्रिएशन, तो डेट ऑफ क्रिएशन आप लिख दीजिए, किसने बनाया। इस तरह की इंफॉर्मेशन जब आप लिख देंगे तो आपका डिसीजन टेबल लेबल्ड हो गया, और उससे ये पता चल जाएगा कि अब 10 डिसीजन टेबल है, तो पता चल जाएगा 10 में से नंबर 1 डिसीजन टेबल का क्या नाम है, किसने बनाई है, क्या उसकी डेट है, मतलब कब बनाई गई है। और भी जो पर्पज वर्पज लिखना है उसमें आप कुछ और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यू कैन ऐड, आप लेबल को ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड लेबल अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू नीड। आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली लेबल ऐड कर सकते हैं। तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि जो हमारी डिसीजन टेबल है ये क्या है और क्यों है और किस पर्पस के लिए है। समझ में आ गया? तो डिसीजन टेबल क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? बताइए, क्लियर है ना ये? ऑल क्लियर? चलो ठीक है, अब एक हमारा लास्ट टॉपिक एक बचा है, डिसीजन ट्री। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ये यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी और ये जो हमारा पोर्शन है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर एक क्लास रख लेंगे, कोई क्वेश्चन आंसर होगा वो पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मे बी नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास हो जाएगी। चलिए फिर, दैट्स इट, थैंक यू।